गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बताऊंगा इसका बेसिक आया कहां से है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम डाल देते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सर प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती क्या है, जरा हम समझते हैं एक वर्ड को। ठीक है, क्या हुआ था कि इससे पहले जो कहानी चल रही थी वो चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर। हम इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहली बात तो ये बता दूं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सिर्फ वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप पहला पॉइंट लिख लो, बिल्कुल, है ना बच्चों। आप पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख लेना, इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में, इससे पहले। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हो, लाइट भी बोल सकते हो, लाइट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम लोग वेव नेचर की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है उसके बेसिस पर हम लोगों ने फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन किए थे: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। हमने ये फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन किए थे, क्या मानकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का वेव नेचर मानकर। अब आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये वेव नेचर बताता क्या है। वेव नेचर कहता है अगर आपको किसी वेव की एनर्जी को बढ़ाना हो तो आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, और इंटेंसिटी तब बढ़ाई जा सकती है किसी वेव की जब उसका आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दो वेव का। मान लो ये एक वेव है बच्चों, ये एक वेव है ना, ये एक वेव है। अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। ये इसका एम्पलीट्यूड है, पहले इसका एम्पलीट्यूड इतना था, अब इसका एम्पलीट्यूड इतना है। ये एम्पलीट्यूड है बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है, हाइट ऑफ द क्रस्ट, है ना। तो एम्पलीट्यूड है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो वेव थ्योरी क्या कहती थी कि वेव थ्योरी कहती थी जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी वेव की एनर्जी को बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, तो आपको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। वेव, बोलो बात इतनी क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर हम वेव नेचर पे चलो, एक वेव नेचर एक और चीज को बहुत अच्छे से बताता है। वेव नेचर बताता है कंटिन्यूटी को। मतलब वेव नेचर का कहना था जो एनर्जी है सोर्स से रिसीवर तक, जो एनर्जी है बच्चों, ये रहा सोर्स और ये रहा रिसीवर, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वेव के फॉर्म में। सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफर होती है बच्चों। ये वेव थ्योरी का कहना था। वेव थ्योरी ये कहती थी सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वेव के फॉर्म में होती है। मान लो इस कमरे में अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव इस कमरे में हर जगह होगी, तो वेव कंटिन्यूटी को बताता है। जो एनर्जी सोर्स से रिसीवर तक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इमिट करी जा रही है, वो सोर्स से रिसीवर तक कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रही है, तो वेव कंटिन्यूटी को बताती है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। वेव नेचर, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना कहकर आप लाइट भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। वेव नेचर के बेसिस पर हमने फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन किए: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इस थ्योरी का कहना था कि जो एनर्जी है बच्चों, ये की पॉइंट है इसका, ये बच्चों इसका की पॉइंट है, ये इसका की पॉइंट है बच्चों ना। इस थ्योरी का कहना था कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे वेव का तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी और उससे एनर्जी बढ़ेगी। मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है किसी वेव की तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बताता है द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। बोलो क्लियर है यहां तक मेरी बात? मैंने पिछले टॉपिक से लिंक करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। अब बच्चों बात यह आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, इसके बेसिस पर हम दो फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक बीबीआर जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, यह फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। यह फिनोमेनन इसके बेसिस पर मैंने लास्ट टाइम पे इसका वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया, क्या मानकर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तीसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बच्चों ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर। तो अगर हम ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है। वेव नेचर के बेसिस पे ही तो हमने ये फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन कर पाए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। बट बात यहां पर आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बेसिस पर हम दो फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अदर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरी बात यहां तक पूरी क्लियर होगी। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बहुत सिंपल है। इस थ्योरी का कहना था सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है एज अ वेव। ये कहना था इस थ्योरी का वेव नेचर का। बट अब आती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी वो ये क्या कहती थी, मैं आपको बताता हूं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें और समझें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका कहना था, इस थ्योरी का कहना था, जो एनर्जी द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअसली द एनर्जी या द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी is not continuously discontinuously, it is discontinuously in the form of packets, in the form of energy packets called क्वांटा और फोटोन, बिट बाय बिट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैं आपको बताता हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करती है। किसके जैसा नेचर, किसके जैसा नेचर? पार्टिकल लाइक नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर। सब समझा रहा हूं एक एक करके, आप पूरा ये टॉपिक समझ लीजिएगा। लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल जैसे नेचर की बात करती है। ये थ्योरी कहती थी कि जो एनर्जी रेडिएट होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, बिट बाय बिट पैकेट्स के फॉर्म में होती है। मेरी बात सुनिए, ये थ्योरी कहती थी जो एनर्जी रेडिएट करती है बॉडी या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है और ये पैकेट बिट बाय बिट निकल रहे होते हैं। इन एनर्जी पैकेट्स को, इन एनर्जी बंडल्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी का कहना था जो एनर्जी रेडिएट होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअसली बट इट इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटा और के कॉल्ड फोटोन्स। बच्चों बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती थी जो एनर्जी इमिट की जाती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, कंटिन्यूअसली नहीं होती वेव के फॉर्म में, वो डिसकंटिन्यूअसली होती है पैकेट के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही होती है। और इन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा कहते हैं, इन एनर्जी बंडल्स को हम लोग क्वांटा कहते हैं। इनको हम लोग विजिबल लाइट के केस में फोटोन कहते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई। इस थ्योरी का क्या कहना है, अब डायग्राम से हम लोग समझते हैं। इस थ्योरी का कहना है कोई सोर्स है, ये मान लो ये सोर्स है और ये रिसीवर है। तो वेव थ्योरी क्या कहती थी? वेव थ्योरी कहती थी जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूअसली होगी। ये थ्योरी कहती थी नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूअसली नहीं होगी, पैकेट्स के फॉर्म में होगी, पैकेट्स के फॉर्म में होगी। और इन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलेंगे। और अगर ये विजिबल लाइट का केस है, मतलब विजिबल लाइट का केस है जिनकी वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, उनके केस में, विजिबल लाइट के केस में हम इन एनर्जी पैकेट्स को फोटोन भी बोल सकते हैं। मतलब आप इन्हें क्वांटा बोल सकते हैं। क्वांटा किनके केस में बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में। विजिबल लाइट के केस में आप इनको फोटोन्स बोलते हैं। विजिबल लाइट के केस में आप इनको फोटोन्स बोलते हैं। तो इस थ्योरी का कहना यह था कि जो एनर्जी रेडिएट या एब्सॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअसली होती है पैकेट्स के फॉर्म में।
और ये पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। बच्चों जिस तरीके से मान लीजिए आपने 3-4 टुकड़े लिए, पत्थर के टुकड़े लिए और पत्थर के टुकड़ों का बहुत तेजी से फेंको, आप कितनी भी तेजी से फेंकोगे इन पत्थरों के बीच में गैप होगा। ये गैप ये बताता है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसका मतलब है इनका नेचर जो होता है वो पार्टिकल जैसा होता है। दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा ही होगा, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता। उनके बीच में कितना भी आप कितनी भी तेज दो पत्थरों को फेंक लीजिए, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, ये डिसकंटिन्यूटी को बताते हैं। उसी तरीके से ये फोटोन्स जब इमिट होते हैं, ये एनर्जी पैकेट्स जब इमिट होते हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। वो गैप हो सकता है ज्यादा तेजी से अगर आप फेंकेंगे तो वो गैप कम हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो गैप ना हो, तो ये डिसकंटिन्यूटी को बताते हैं। मैंने यहां लिखा है the electromagnetic radiation emitted or absorbed by the body is not continuously, it is discontinuously in the form of energy packets called quanta or photon। बात समझ में आ गई। It is valid for electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल लाइक नेचर समझ गए। पार्टिकल जिस तरीके से एक ही समय में एक ही जगह प्रेजेंट होता है, वो दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपके जो ये मैंने पैकेट्स बोले थे, ये भी कंटिन्यूटी को नहीं बताते, डिसकंटिन्यूटी को बताते हैं। बच्चों मैंने क्या बोला, सोर्स से रिसीवर तक जो भी एनर्जी रेडिएट होगी या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो डिसकंटिन्यूअसली होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और ये पैकेट बिट बाय बिट निकल रहे होते हैं, और इन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में क्वांटा बोलते हैं, और विजिबल लाइट के केस में इनको फोटोन बोलते हैं। तो प्लैंक्स की थ्योरी कहती क्या थी? प्लैंक्स की थ्योरी कहती थी कोई भी, मान लीजिए ऐसा नहीं है, इस थ्योरी ने ये नहीं कहा कि इनका वेव नेचर नहीं होता। भाई वेव नेचर नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो फिर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये बात तो पहले से प्रूफ हो गई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है। बट एक और चीज आई कि उस वेव नेचर के बेसिस पर हम दो फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अदर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अदर इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई, जिसका थ्योरी का कहना था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उसका कहना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट हैविंग अ पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल लाइक नेचर क्या मतलब है? उनका कहना था जो एनर्जी रेडिएट होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअसली होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होती है। इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं, और या आप इनको फोटोन भी बोल सकते हैं। पॉइंट नोट कर लिया बच्चों, पॉइंट नोट कर लिया। देखो आप ये समझो एक बात, वेव थ्योरी कहती थी एनर्जी जो होती है रेडिएट होती है वो कंटिन्यूअसली होती है। सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब की जाती है वो कंटिन्यूअसली की जाती है। इस थ्योरी का कहना था सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी इमिट की जाती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी बंडल के फॉर्म में की जाती है, और इन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। और ये चीज इन्होंने यहां तक बोली, क्वांटा बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं। बच्चों ये मासलेस पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये मासलेस है, इनका कोई मास नहीं होता। मेरी बात समझिए, ये गलती मत कर दीजिए क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। नो बच्चों, लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये एनर्जी पैकेट से जो लाइट, आप ये सोचो मुझ तक अगर कोई लाइट पहुंच रही है तो इसका मतलब मुझ तक फोटोन्स पहुंच रहे हैं। अगर मैं लाइट इमिट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं फोटोन्स इमिट कर रहा हूं। इस थ्योरी का ये कहना था। और फोटोन्स होते क्या है? ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, और ये एनर्जी के बंडल पैकेट्स निकलते हैं बिट बाय बिट बहुत तेजी से। ये बात आपको यहां पर समझनी है। अब बात मेरी अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच एनर्जी दिस फोटोन इज कैरिड। कितनी ये क्वांटा जो है ये कितनी एनर्जी कैरी करता है? हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी ये क्वांटा कैरी करता है? तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी इन क्वांटास की जो एनर्जी होती है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, ग्रीक वर्ड है न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है या जो एनर्जी इन क्वांटा की होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी के। आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी होगी। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। ये थ्योरी ये बोलती थी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि सर प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी तो वो कांस्टेंट होता है h न्यू। एंड मैं अभी फिर बताता हूं आपको, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन वन क्वांटा। ये एनर्जी होती है वन फोटोन की और वन क्वांटा की। दिस मच एनर्जी इज कैरिड बाय वन फोटोन और वन क्वांटा। आप उस क्वांटा की आप एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए।
आप उसकी एनर्जी को कम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए। तो हाउ मच एनर्जी शुड कैरिड आउट बाय द फोटोन, तो हम कितनी एनर्जी कैरी आउट करता है फोटोन, और वो होती है E = h न्यू। अगर आप फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटा की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू साइन हटाओगे कांस्टेंट है h। h की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड इन एमके सिस्टम। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में इसकी बात करेंगे तो 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकंड सीजीएस सिस्टम। मेरी बात सुनिए, h की जो वैल्यू होती है वो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है बच्चों। अगर मैं h की डायमेंशन की बात करूं, तो h की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो होती है, देखो जूल की जो डायमेंशन होती है एनर्जी ml/t-2 सेकंड्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है t, तो ये बन जाएगा ml/t-1। मुझे लगता है यहां तक की हमारी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी जो एनर्जी इमिट होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो डिसकंटिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअसली नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होती है। एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। इसका मतलब है प्लैंक्स कहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट का पार्टिकल लाइक नेचर होता है, उनका वेव लाइक नेचर नहीं होता। तो ये जो वेव है बच्चों ये कंटिन्यूटी को बताती थी, ये जो पार्टिकल ये जो पैकेट्स हैं ये डिसकंटिन्यूटी को बताते हैं। ठीक है, मतलब सोर्स से रिसीवर तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो डिसकंटिन्यूअसली हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटा। ठीक, अब आपने यहां तक देख लिया बिल्कुल कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी क्वांटा की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। इलेक्ट्रो मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप उसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी। बात यहां तक क्लियर है? आगे चलूं, ये पूरा नोट कर लो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मैं अगर आपसे ये पूछूं इस थ्योरी के बेसिस पर आप कौन कौन से फिनोमेनन एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इस थ्योरी के बेसिस पर आप जो फिनोमेनन एक्सप्लेन करेंगे, इस थ्योरी के बेसिस पे आप जो फिनोमेनन एक्सप्लेन कर पाएंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा h न्यू। न्यू की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यू की यूनिट होती है पर सेकंड, h की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। बात समझ में आई नहीं है? E = h न्यू। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एनर्जी है वन फोटोन की जो कि किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। आप इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो, E = h। न्यू का मतलब क्या होता है? c/λ। तो ये हो गया हमारा किसके टर्म्स में? वेवलेंथ के टर्म्स में। h जो होता है उसकी वैल्यू आपको मालूम है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। c जो है आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो और एनर्जी को किस में निकालना चाहते हैं? जूल में। तो आपको वेवलेंथ भी m के सिस्टम में रखनी पड़ेगी मीटर में बच्चों, तभी तो रखनी पड़ेगी। अच्छा मैं अभी बोलो, अच्छा मैं इसको सॉल्व कर दूं एनर्जी वाइज। मान लो ये आपकी जो वैल्यू है h की जो यूनिट है वो है जूल सेकंड, c की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, आपकी लैम्डा की जो यूनिट है वो मीटर कैंसिल, पर सेकंड कैंसिल, तो ये एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल। तो अगर आप h को जूल सेकंड में रखते हैं तो c को किस में रखना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। लैम्डा को किस में रखना पड़ेगा? मीटर में, तभी जाके एनर्जी किस में आएगी? जूल में। ये m के सिस्टम है, सभी को मैंने m के सिस्टम में ले लिया। बात समझ गए यहां तक? आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे बच्चों कैसे? यहां से एक कंसेप्ट निकल गया, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मतलब जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस वेव की एनर्जी कम होगी इस थ्योरी के हिसाब से, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप चाहते हैं उस क्वांटा या उस फोटोन की एनर्जी बढ़ जाए तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। और अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाया तो इसीलिए हाई एनर्जी वाली वेव्स की वेवलेंथ कम होती है, इसीलिए हाई एनर्जी वेव की
वेवलेंथ कम होती है। समझ गया ना क्यों कम होती है? हाई एनर्जी वेव की वेवलेंथ कम होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो यहां से कंसेप्ट समझ गए, एनर्जी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इस फिनोमेनन ने बोला है। इसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू hc/λ। मान लो आपको लैम्डा दे दिया जाए तो आप इसको इतना पूरा मत सॉल्व करिए, h और c मत रखिए, मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूं। h की वैल्यू रख लोगे क्या आप 6.6 × 10⁻⁻34, c की वैल्यू रख लोगे 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा रख लोगे किसमें, मीटर में। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻26 अपॉन लैम्डा इन मीटर। इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। ये एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। ये एनर्जी है। इससे जो एनर्जी आएगी बच्चों वो जूल में आएगी। ये फॉर्मूला लगा के आप एनर्जी जो निकालोगे वो जूल में निकालोगे, यानी कि सिस्टम है। मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया, 6.6 × 3 किया तो 19.8 होता है, जैसे मैंने राउंड ऑफ किया 20 आ गया, 10⁻34 ये 10⁻26 आ गया। इसको और ज्यादा सॉल्व किया तो 2 × 10⁻25 आ गया अपॉन लैम्डा इन मीटर। आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको कभी भी एक फोटोन की एनर्जी निकालनी हो और जूल में निकालनी हो और वेवलेंथ मीटर में रखनी हो तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं एनर्जी इन जूल। बोलो बच्चों जल्दी से। समझ गया ना? तो अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया है, देखो जरा। अगर मान लो इस थ्योरी का एक और पोस्टुलेट था। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या था? इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड पॉइंट क्या था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। E is equals to h nu। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना? ये किसकी एनर्जी है? दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन या एक क्वांटा की एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? आप इसी एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, hc/λ। ये आपका एनर्जी का फार्मूला हो गया इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तीन हो गया, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें होनी चाहिए? पर सेकंड में होनी चाहिए। और इसमें वेवलेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। इससे एनर्जी जूल में आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी। बच्चों एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये थ्योरी ये कहती थी कि जो भी एनर्जी इमिट होगी या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी भी हो सकती है, नहीं हुई। वो जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन का। जो टोटल एनर्जी कुछ भी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन का। और ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये थ्योरी क्या कहती थी? ये थ्योरी कहती थी जो भी एनर्जी इमिट होगी या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कुछ भी नहीं हो सकती, वो जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी वन क्वांटा की एनर्जी का। मतलब कोई भी, अगर मान लो मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करूं तो या तो मैं एक क्वांटा एब्जॉर्ब कर सकता हूं, दो कर सकता हूं, तीन कर सकता हूं, बट मैं 1.5 क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मैं 1.3 क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। या तो मैं एक क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा या मैं दो क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसकी? वन क्वांटा की एनर्जी का। जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी वन क्वांटा की एनर्जी का। पूरी बात इतनी क्लियर कर लो, इतनी बात क्लियर कर दी पूरी। इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी जो है वो hc/λ। बोलो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टोटल एनर्जी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी वन क्वांटा की एनर्जी का। क्लियर? इसी थ्योरी के बेसिस पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं कि अगर मैं E1/E2 निकालूं तो आएगा μ1/μ2। E1/E2 इज इक्वल टू μ1/μ2। और अगर मैं ऐसे निकालूं तो E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1।
ये वाली बात किसको बताती है? ये बताती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये वाली बात बताती है जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये वाला फार्मूला जब भी आप लगाओगे एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए सब कुछ। ये वाला फार्मूला भी तब लगाओगे जब आपका सब कुछ एमकेएस सिस्टम में होगा। ये सब एमकेएस सिस्टम में है। लेंथ मीटर में होनी चाहिए, जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में होनी चाहिए। ये वाली बात समझिए। बोलो बच्चों, यहां तक की पूरी कहानी होगी। इट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो E h आ गया, h की वैल्यू आपको मालूम है। वेवलेंथ के टर्म्स में E hc/λ आ गया। जो टोटल एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी एक फोटोन की एनर्जी का, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती। कोई भी बॉडी 1.5 क्वांटा एनर्जी ना तो रिलीज कर सकता है ना एब्जॉर्ब कर सकता है। बोलो बच्चों, कोई भी बॉडी 1.5 क्वांटा एनर्जी ना तो रिलीज कर सकता है ना एब्जॉर्ब कर सकता है। सुन रहे ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्म पर ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना। अब मैं आपको इसको बताऊं। इस थ्योरी के बेसिस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो अगर एनर्जी ईवी में दे दी जाए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको अगर आप 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। मान लो अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकालनी है तो 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईवी होता है। ये बच्चों को मालूम है। मान लो अगर मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बोलूं, मैं आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकाल के बताओ, तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं ये आया कैसे है। या फिर आपका एक और फार्मूला है, अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालनी है डायरेक्ट, तो आप नैनोमीटर में ये फार्मूला कम हो जाता है 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईवी। ये वाला फार्मूला भी हो जाता है 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईवी। अब ये फार्मूला आया कैसे मैं आपको बताता हूं। हमारा एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? hc/λ। मुझे लैम्डा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? hc/E in EV। इस h की वैल्यू रखो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। c की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। EV को जूल में कन्वर्ट करो। एनर्जी इन EV इज मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻19 जूल। इससे जूल में आ जाएगी। EV को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। मैंने कुछ नहीं किया है। अब यहां से जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों किसमें? जूल में ना। बोलो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। अब मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम आपको अच्छी तरह मालूम है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने के लिए, इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए आप इसे 10⁻−10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो बच्चों ये देखो यार, ये मीटर कैंसिल, ये 10⁻−10 मीटर आपको क्या बना देगा? एंगस्ट्रॉम। बोलो जल्दी से, ये मीटर कैंसिल, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल, ये जूल और ये जूल कैंसिल। तो बताओ कितना आएगा ये रिजल्ट आएगा 12400 अपॉन एनर्जी इन ईवी। बताओ क्या बचा? सिर्फ एक बचा एंगस्ट्रॉम, एक बचा एनर्जी इन ईवी। ये फॉर्मूला ऐसे निकाला गया है, ये फॉर्मूला ऐसे निकाला गया। जल्दी से हम नोट करें बच्चों। कभी भी आपको एक और कंसेप्ट बताऊं, कंसेप्ट नंबर 2। कभी भी आपको मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताता हूं। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हो, किसी भी एनर्जी में कितने फोटॉन्स होंगे, तो आप टोटल एनर्जी डिवाइड कर दो किससे? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन्स। कभी बच्चों आपको
क्या निकालने हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हो। इस TE का मतलब है टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। देखो मैंने बच्चों क्या किया है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर मैं आपको वेवलेंथ डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकालना और एनर्जी ईवी में निकालना है तो आपको इतना लंबा कुछ नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईवी, डायरेक्ट आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हो तो आप कुछ मत करिए, टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से डिवाइड कर दीजिए। आपको अच्छी तरह मालूम है टोटल एनर्जी और एनर्जी ऑफ जो वन फोटोन है वो कितनी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है, h न्यू। तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन, आपको मालूम चल जाएगा उस टोटल एनर्जी में कितने फोटोन है। मान लीजिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, वेवलेंथ दी गई हो, तो टोटल एनर्जी h न्यू की जगह आप क्या रख देंगे, hc/λ। तो यहां से आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। समझ गए बच्चों? ये आप पूरे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको फटाफट पढ़ सकते हैं, इस फॉर्मूले को पढ़ सकते हैं, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अब बच्चों इधर एक और बहुत सिंपल सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात मेरी सुनिएगा बहुत ध्यान से। इतना पूरा लिख लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय hc/λ, ये आपने कांसेप्ट सीख लिया। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, तो आप वन मोल फोटोन का मतलब समझिए। पहले मुझे बताइए E = h न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये एनर्जी है वन फोटोन की, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इन वन मोल किसके बराबर होता है, Na के एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23 के। तो मुझे बताओ इतने फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो बताओ द एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, तो एक मोल में कितने फोटोन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इतने फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6.022 × 10⁻23 × h हो गया आंसर। इससे जो यूनिट आएगी एनर्जी की वो आएगी जूल पर मोल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन क्या होगी, तो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन क्या होगी, E = h न्यू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक मोल में कितने फोटोन होंगे, 6.022 × 10⁻23, तो इतने फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो इससे h न्यू से, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी एक मोल फोटोन की। इजी कांसेप्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन आ गया, बोलो, क्लियर कर लो पूरा अच्छे तरीके से। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन आ गया, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। अब बच्चों का सुनो मेरी बात, यहां पर एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मान लो मैं पावर दे दूं आपको, तो पावर 100 वाट है, मान लो इसका किसी बल्ब की पावर 100 वाट है, तो इसका क्या मतलब है, वो बल्ब जो है वो 100 जूल टोटल एनर्जी पर सेकंड रेडिएट कर रहा है। कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, 100 जूल पर सेकंड एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो आपको टोटल एनर्जी मिल गई, कितनी रेडिएट कर रहा है, 100 जूल पर सेकंड रेडिएट कर रहा है। वो आपसे पूछे इस 100 जूल पर सेकंड के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड कितने होंगे, तो कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था मैंने। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड क्या होंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी है इसके अंदर, 100 जूल। इसके अंदर जो टोटल एनर्जी कितनी है वो है 100 जूल। 100 जूल एनर्जी पर सेकंड रेडिएट कर रहा है, और एक एनर्जी एक फोटोन की कितनी है, h। तो आप इसको एक डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इमिट करना हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड
तो क्या करना होगा, पावर को डिवाइड करना होगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, डायरेक्ट बना सकते हो। पावर हमें क्या दे देती है बताओ बच्चों, टोटल एनर्जी दे देती है, इतनी एनर्जी टोटल वो बल्ब 1 सेकंड में रिलीज कर रहा है, तो बताओ उसके अंदर कितने फोटोन रिलीज हो रहे होंगे पर सेकंड, तो उसे एक एनर्जी 1 फोटोन से डिवाइड करो। इतना पहले कर लो, उसके बाद आगे चलो। दोबारा फिर समझाऊंगा इस चीज को, पहले इतना कर लो, रफ कर दो। अभी समझाऊंगा, सब आया समझ। केमिस्ट्री बच्चों इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए इसको बोरिंग कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है। ये बताओ, न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -15 मीटर है, एटम का जो साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर, इतना छोटा, तो सब इमेजिनेशन में बेस्ड है, तो इमेजिनेशन करना आना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलो। अच्छा एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर electromagnetic radiation having energy 2 eV। आंसर बहुत बड़ा आसान है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन एनर्जी इन ईवी, तो 12400 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा डायरेक्ट आ गया एंगस्ट्रॉम में 6200 एंगस्ट्रॉम। पहला क्वेश्चन खत्म, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम निकालना था, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी, तो डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दिया। चलो दूसरा करते हैं, कैलकुलेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रॉम। हमें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसकी वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रॉम हो। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, एनर्जी किस में आएगी, ईवी में, क्या फॉर्मूला होगा, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो 12400 डिवाइडेड बाय 1240, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने क्वेश्चन हो गए, 2, जल्दी कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, इजी क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला एनसीईआरटी, हम 1 to 1 एनसीईआरटी करेंगे। Calculate the energy of 1 mole photon. Calculate the energy of 1 mole photon having radiation, having frequency. Calculate the energy of 1 mole photon of having radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की कितनी रखी है, 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताओ आंसर। सबसे पहले आप निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। कैसे निकालते हैं 1 फोटोन की एनर्जी, h न्यू, h की वैल्यू कितनी है 6.6 into 10 की पावर -34, न्यू की वैल्यू कितनी है 5 into 10 की पावर 14 पर सेकंड, हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड भी है, 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड, सेकंड पर सेकंड कैंसिल, तो ये आ गया 33 into 10 की पावर -20, तो ये आ गया 3.3 into 10 की पावर -19। कैलकुलेशन आप चेक कर लो जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, है ना। अब आपको करना क्या है, इन 1 मोल फोटोन का कितना मतलब है, 1 मोल फोटोन का मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23 फोटोन। तो इतने फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ
1 मोल फोटोन is equals to 6.023 into 10 की पावर 23 into h न्यू। आपने h न्यू की वैल्यू निकाली है एक फोटोन की एनर्जी, तो 6.022 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। 6.022 into 10 की पावर 23, h न्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3.3 into 10 की पावर -19। बोलो बच्चों जल्दी बोलो। तो ये आ गया 19.8 इंटू 10 की पावर 4, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और 3.3 इंटू 10 की पावर -19, तो 19.8 इंटू 10 की पावर 4। जल्दी बताओ, मेरे हिसाब से तो जूल पर मोल, और अगर किलो जूल में निकालनी हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। 19.8 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1000, यार 1000 जूल मिलकर 1 किलो जूल बनाते हैं ना। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, तो कितना निकलेगा बताओ जरा मुझे आंसर। इसको राउंड ऑफ कर लें, 20 आ जाएगा। 20 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल। आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल। नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछ रहा है। 4 रेडिएशन दे रखी है बच्चों, 4 डिफरेंट रेडिएशंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 4 डिफरेंट रेडिएशंस दे रखी है, 4 डिफरेंट रेडिएशंस है ना, 4 डिफरेंट रेडिएशंस, लैम्डा फॉर 4 डिफरेंट रेडिएशंस है ना, इनके लिए अलग अलग वेवलेंथ दे रखी है। 4 डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ, तो ए की वेवलेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 300 नैनोमीटर। लैम्डा ऑफ बी जो दे रखा है वो दे रखा है 300 माइक्रोमीटर। लैम्डा जो सी दे रखा है वो दे रखा है 3 नैनोमीटर, और लैम्डा जो डी दे रखा है वो दे रखा है 30 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये रेडिएशन है जिनकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रेडिएशंस हैं, डिफरेंट रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, उनकी वेवलेंथ आपको दे रखी है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, अरेंज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, अरेंज अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। आपको अच्छी तरह मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। एच और सी तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अच्छा 300 नैनोमीटर का क्या मतलब है, 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। 300 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है, 300 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 3 नैनोमीटर का क्या मतलब है, 3 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और 30 एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है, 30 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो मुझे बताओ सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ है इन दोनों की। तो एनर्जी जो होगी सी की और डी की वो तो बराबर होगी और सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है। इसके बाद होगी एनर्जी ऑफ ए की, और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसकी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है। तो बच्चों आंसर चेक कर लो। तो बी की एनर्जी सबसे कम होगी, देन ए की, देन सी और डी की बराबर होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, है ना, बहुत आसान सा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, नोट कर लिया। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। नोट किया। अरे हमें कुछ नहीं दे रखा था, 4 डिफरेंट रेडिएशंस दे रखी थी, उनकी वेवलेंथ दे रखी थी। हमसे पूछ रहा था एनर्जी का ऑर्डर बताओ, हमसे पूछ रहा था एनर्जी का ऑर्डर बताओ। समझ रहे हैं ना, हमसे क्या पूछ रहा था, एनर्जी का ऑर्डर बताओ। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं फिर बताऊंगा आगे चल के।
क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ each of the photon, find energy of each of the photon which first part पूछ रहा है correspond to light of frequency 3 into 10 की पावर 15 hertz. Second, having wavelength of 0.50 एंगस्ट्रॉम. हमको फोटोन की एनर्जी निकालनी है और जिस फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिस रेडिएशन के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम. बहुत आसान है ये. कैसे ये बताओ मुझे. एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एच न्यू. एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होती है. एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 into 10 की पावर -34. फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 into 10 की पावर 15 पर सेकंड. इसकी यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड. सेकंड पर सेकंड कैंसिल, तो बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19.8 into 10 की पावर -19. इसको आप लिख सकते हैं 20 into 10 की पावर -19. तो लिख सकते हैं 2 into 10 की पावर -18 जूल. फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू. न्यू दे रखा था आपको 3 into 10 की पावर 15. 6.6 into 3 19.8. 10 की पावर -34. 15 10 की पावर -19. 19.8 को 20 लिख सकते हैं. 20 into 10 की पावर -19. 2 into 10 की पावर -18 जूल. जल्दी बता दो मुझे आंसर. 2 into 10 की पावर -18 जूल. वेवलेंथ कितना होगा? अब वेवलेंथ दे रखा तो एक और फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, hc/λ. E H की वैल्यू बोलो 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड. C की वैल्यू बोलो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. पर सेकंड सेकंड कैंसिल. और वेवलेंथ कितनी है? 0.50 एंगस्ट्रॉम. कन्वर्ट करो मीटर में. एम के सिस्टम में मीटर मीटर कैंसिल. एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में. अब मैं आंसर बता देता हूं आपको, आप चेक कर लेना. 4 into 10 की पावर -15 जूल. ये आंसर. बच्चों इतना करना भी. एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं पावर के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा. बट ये पहला बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का. थैंक यू.